हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की भौतिक विज्ञान में हम अनसॉल्व पेपर के अगले इस भाग को हल करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है ये, सेट नंबर 6 का। ठीक है, चलिए देखिए सेट नंबर 6 में सवाल नंबर 6 स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 6 देखिए, एक सर्किट बनी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा सवाल है ये। चार 4.5 ओम, एक बैटरी इधर को लगी है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। यहाँ पर क्या लगा है आपका, ये हो जाएगा 1 ओम, और ये है आपका 0.5 ओम बैटरी का रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल R1 है, ये स्मॉल R2 है ना। यहाँ पर दिया गया आपको E1 बराबर 4 वोल्ट, और यहाँ E2 बराबर दिया गया आपको 8 वोल्ट, है ना। ये सब दिया गया है आपको। ये सर्किट दी गई है। चलिए देखिए, हल करना शुरू करते हैं इसको। लिखा है क्वेश्चन में, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और E1 सेल का विभवांतर वोल्टता। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो E1 चाहिए और E2 के सेल पर चाहिए, E1 के सेल पर किस में पूछा है, E1 सेल के सिरों पर विभवांतर वोल्टता। ठीक, तो चलिए देखिए, हम दोनों पे निकाल के आपको बता देंगे E1 पर कैसे निकलेगा और E2 पर कैसे निकलेगा। ठीक, हमने देखो इसमें 4 वोल्ट बैटरी, इसमें 8 वोल्ट बैटरी है। प्रभावी बैटरी कौन सी होगी, जो ज़्यादा होगी, तो इससे मैंने I धारा निकाल दी। देखो I धारा पूरे में जाएगी, यहाँ पर पहुँच के इसमें बढ़ जाएगी, तो इसमें जाएगी I1 और इसमें कौन सी जाएगी, I2। ठीक है, अगर मैं इस लूप का नाम रख लेता हूँ ABCD। ठीक है, बात समझ आई। तो अगर मैं इस वाले प्रति रेजिस्टेंस को कह दूं R1, इसको कह दूं कितना R2, और इसका नाम रख दूं मैं R3। ठीक है, स्मॉल R1। तो देखो R1 व R2 किस क्रम में है, लिख लेंगे, चूंकि स्मॉल R1 व R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अच्छा सवाल है ये, समांतर क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में है, ठीक, तो ज़रा एज्यूम करिए, ठीक है, कि हम अगर समांतर क्रम में है तो इनको हम कह सकते हैं क्या, अगर इसका नाम R डैश कह लूँ तो ये हो जाएगा R1 गुणे R2 और बटे R1 प्लस कितना, R2। R1 गुणे R2 का मतलब 3 गुणे 6 और बटे 3 प्लस 6, मतलब 18 बटे 9 दूनी 18 2। मतलब यहाँ पर अगर इन दोनों रेखाओं की जगह पर हम एक मान लें, ऐसे इसको, इस सर्किट को हम कुछ ऐसे बना लें, समझो ये ऐसे हो गया आपका 0.5 ओम। यहाँ पर आप बैटरी ऊपर से देख लेंगे कितनी है, ये पावर वाली है, ये है, और यहाँ पर एक लगा दिया R3 जिसको मैंने कह लिया, और यहाँ पर जो आया वो R डैश आ गया। इन दोनों को हल किया तो क्या आ गया, R डैश। ठीक, अब देखो R डैश का मान 4.5 ओम है ये, इसमें करंट आपकी वही I चल रही है। टोटल सर्किट में कितनी करंट जाएगी, I। अब देखो ये लूप है आपका ABC और D, तो देखो लूप का रास्ता बना लेते हैं, किरचॉफ लॉ लगा लेंगे, लूप करंट निकाल लेंगे, लूप AB। ठीक है, और भी तरीके हैं, किरचॉफ लॉ ना भी लगाइए तब भी लग जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं ABC और किसे, DA में। अगर किरचॉफ लॉ ना भी लगाएं तब भी आप ये सवाल लगा सकते हैं, I = E बटे R से। ठीक है भाई, ये आपका कितने वोल्ट है, 8 वोल्ट। ये 1 मिनट, ये आपका 6 ओम ऊपर दिया गया था। अच्छा, ये आपका 8 वोल्ट है, ये 0.5 है, ये 1 ओम है। ठीक है, और ये कितना है, 4। चाहो तो 8 - 4 करके नेट निकाल के I = E बटे R प्लस R कर सकते हैं। ठीक, वैसे हम ये लगा रहे हैं किरचॉफ लॉ, तो A से B तक कुछ है नहीं, B से C तक भाई करंट इधर जा रही तो हायर लोअर, हायर और लोअर, इधर से हायर और लोअर, ये आपका लोअर, ये हायर और ये क्या, लोअर। इसमें इधर आएगी तो हायर और कितना, लोअर, ये हो गया। ठीक, तो करंट अगर फ्लो कराएंगे तो देखो इधर से इधर को जा रहे हैं, A से चालू किया मैंने तो 4.5, हायर से लोअर जाएंगे तो माइनस का 4.5 R3। ठीक है, ये तो होगा माइनस का 4.5 I, है ना, माइनस का 4.5 और क्या बनेगा, I। दूसरा वाला क्या बनेगा, माइनस का देखो 2I, भाई इसका 2 आया ना, R डैश का मान कितना आया, 2, तो यहाँ पर 2I हो जाएगा। भाई R डैश, ये R3 हटा दो, यहाँ पर R डैश लिखो 2, और करंट कौन सी जा रही है इसमें, I, तो माइनस का 2I हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो, फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 1 ओम है, तो इसमें I करंट आ रही है, तो इसका मतलब माइनस का I, और प्लस का कितना, 8 और माइनस का 4, फिर माइनस का 0.5 I बराबर में क्या आ जाएगा, 0।
है ना। सब हल कर लेंगे टोटल, तो जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखो I बराबर सीधे से आ जाएगा 1/2, I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक, अब ज़रा देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक मान तो आ गया आपका, ये जो R3 में करंट आ रही I, देखो R3 में कौन करंट आ रही I, तो R3 में धारा, एक आंसर मिल गया। R3 में धारा, R3 में धारा 0.5 एम्पियर, एक आंसर तो आ गया। पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ना, ठीक, ये हो गया। और इस वाले आंतरिक प्रतिरोध में भी इतनी ही धारा आई होगी, ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया। बाह्य प्रतिरोध में पूछा गया, वो तो चल गया आंतरिक प्रतिरोध है ना। मतलब अब R1 और R2 में धारा पूछी गई है, तो इसके लिए आपको I1 और I2 ज्ञात करने के लिए आपको इस पर V चाहिए, R पता है, V चाहिए, ठीक है। तो देखो, चूंकि इन दोनों का जो आपने निकाला है वो कितना निकाला है, R डैश, इन दोनों का विभव कितना प्रतिरोध कितना निकाला, R डैश। जो विभवांतर R डैश का होगा वही विभवांतर इन दोनों का होगा, तो R डैश के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चूंकि R डैश का विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, देखो V डैश बराबर I तो वही जाएगी ना, और साथ में क्या हो जाएगा आपका R डैश। तो I का मान कितना है आपके पास, देखो 1/2, और R डैश का मान 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 वोल्ट आया V डैश का मान, ठीक। अब देखो V डैश का मान अगर 1 वोल्ट आया तो भाई 1 वोल्ट इसका इस पूरे पे होगा ना, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर V डैश बटे R1, V डैश का मान 1 R और बटे में कितना 3, तो ये दूसरा नंबर आंसर हो गया, ठीक है। I2 बराबर कितना हो जाएगा, V डैश बटे कितना R2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो, R2 का मतलब 6, तो 1/6 एम्पियर, ये तीसरे नंबर का आंसर। मतलब तीनों प्रतिरोध में आपने वो निकाल लिया, धाराएं निकाल ली, ठीक है। अब देखो दूसरे सेल में क्या कहा रहा है, E1 के सिरों पर विभवांतर, है ना। सेकंड नंबर में कहा जाए E1 के सिरों पर विभवांतर, ठीक। अब देखो फार्मूला पढ़ा आपने V = E - IR, लेकिन ये कब, जब सेल धारा दे रहा हो, माइनस का IR का मतलब सेल धारा दे रहा है। ये देखो धारा ले रहा है, प्लस से माइनस में धारा जा रही है ना, तो ये वाला धारा ले रहा है, तो इसके लिए प्लस होता है, ठीक है। अब देखो V का मान और E का मान कितना है इसके लिए 4, और प्लस का 1/2, स्मॉल r का मान कितना है 0.5, है ना। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको हल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, है ना, 5 चौक 20, मतलब ये हो जाएगा 4 और प्लस 0.25, सीधे से 4.25 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका। अगर इसी तरह कहा जाए E2 के सेल पर विभवांतर, E2 सेल के सिरों पर विभवांतर, ठीक। अगर E2 सेल के सिरों पर विभवांतर चाहिए तो आपको करना क्या होगा, देखो आप लिखेंगे V2 = ये धारा दे रहा है, तो E2 माइनस कितना हो जाएगा I और कितना R2, E2 का मान 8 माइनस I का मान 1/2, और R2 का मान कितना है 1, 2/16 में से 1 गया कितना 15/2, मतलब 7.5 वोल्ट, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, ये सवाल हो गया आपका, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हटा दें, आगे देखिए लिखा है अथवा वाला, ठीक, अथवा है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा का मात्रक लिखिए, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है, तथा मात्रक लिखिए, ठीक है। तो परिभाषा और मात्रक आप लिख लेंगे, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका लेसन है कौन सा, ये R = ρL/A, ठीक है। तो रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे वहाँ से, ठीक। अब देखो 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, ठीक है, L1 बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, देखो ये लिखा गया आपको अथवा नंबर है 6 का R नंबर, देखो L1 बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, L1 है आपका 20 सेंटीमीटर, लंबे तार को खींचकर उसकी लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, मतलब L2 बराबर 20 और प्लस 25%, तो 20 × 25 और बटे में कितना 100, ये कर दिया जाता है, 25% की वृद्धि की जाती है ना, तो 20 का 25%, तो 25/100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, मतलब 20 और प्लस 5, मतलब L2 जो है वो कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नए तार का प्रतिरोध क्या होता है, चूँकि
आयतन बराबर होता है, क्योंकि आयतन क्या होता है बराबर A1 L1 बराबर क्या पढ़ा आपने A2 L2। आयतन क्या होता है तारकों के खींचने पर बराबर रहता है। तो यहाँ से देखें तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा L2 बटे L1 छोड़ देंगे। ठीक है, अब चूँकि R इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा आपने रो L बाई A, तो देखो R तो रो तो चेंज नहीं होगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई कितना A। तो R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2। A1 बटे A2 L2 बटे L1 है, तो R2 बटे R1 R2 बटे R1 ये कितना हो जाएगा आपका R2 बटे R1 और हाँ R2 बटे R1 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से A1 बटे A2 का मान यहाँ से उठा के रख लेंगे। देखो L2 बटे L1, तो L2 बटे L1 का होल स्क्वायर मान रख लीजिए। L2 का मान कितना है 25 और बटे L1 का मान कितना है 20 और इसका होल स्क्वायर। तो 55 और 5 चौक कितना 20, 25 और 4 चौक 16, ये आ गया R2 बटे R1 है ना। R2 बटे कितना आ गया R1। ठीक, तो देखो यहाँ से आपका R2 बराबर कितना आ जाएगा 25 और बटे 16 हाँ, और ये हो जाएगा R1। ठीक है, तो ज़रा देखो डेल्टा R कितना निकलेगा। डेल्टा R बराबर परसेंटेज वृद्धि पूछी गई है ना, सवाल में क्या कहा गया प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका R2 और माइनस कितना R1 मतलब 25 बटे 16, ध्यान दो 25 बटे 16 और R1 माइनस का कितना R1, ये तो होगा 25 बटे 16 R1 और माइनस R1 तो पहले से R1 है तो यहाँ से R1 हो जाएगा कॉमन और बचेगा क्या 25 और बटे 16 माइनस का 1, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा R बराबर R1 ब्रैकेट में 25 बटे 16 मतलब 25 माइनस 16 और बटे में 16, तो हो जाएगा डेल्टा R1 बटे में कितना R1 प्रारंभिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना 25 बटे 16 मतलब 9 बटे 16 9 बटे 16, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डेल्टा R बटे R1 और गुणे 100 मतलब 9 गुणे 100 बटे में कितना 16। ठीक, 4 चौक 16 25 है और हल कर लीजिए तो 4 छंग 24 है 4 छंग 24 1 बता 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 6.25। ठीक है, तो ये होगा गुणा कर लीजिए आपस में, इतने परसेंट की वृद्धि होती है। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 6 का अथवा। ठीक है, सेट नंबर 6 का अथवा 6 का अथवा हाँ 6 का अथवा 56.25%। 56 कितना आएगा 2 तो 9 पचे 45 हासिल है कितना 4 9 2 18 4 22 के 2 हासिल है कितना 9 6 54 4 54 और 2 56 है ना। हाँ 56.25% आंसर। ठीक, समझ आया कि नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलिए अब है अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र स्थापित कीजिए। देखो ये लेसन रिवीजन में चल रहा है। ठीक है, तो रिवीजन में इसको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो हाईलाइट रखिए। अब दिए गए परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। चलिए सर्किट बनाइए। 7वां नंबर 7वां नंबर है 1 किलो ओम दिया गया है। क्या दिया गया है 1 किलो ओम। यहाँ 20 मिली हेनरी दिया गया है। यहाँ 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 10 साइन 1000 t वोल्ट, ये दिया गया है। क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है ज़रा देखिए, कैलकुलेशन करेंगे तो R बराबर क्या क्या दिया गया है। R बराबर 1 किलो ओम मतलब 1 × 10³ ओम और जो L है वो 20 मिली हेनरी है।
तो 20 गुणे 10 के घात -3 हेनरी है। और फिर क्या है, C है 2 माइक्रोफैरेड, मतलब 2 गुणे 10 के घात कितना है, -6 है। V0 दिया गया है आपको कितना, 10, और ओमेगा दिया गया है आपको 1000, है ना। आपको सबसे पहले क्या आएगा, प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात। तो देखो आपको एक्सेल फाइंड करना है, एक्सेल ज्ञात करना है। तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का मान 1000 और एल का मान कितना है, एल 20 गुणे 10 के घात -3, है ना। तो देखो अगर इसको 10 के घात 3 लिख के इसको 20 गुणे 10 के घात -3 कर लें तो ये बचा कितना, 20 ओम, पहला हो गया। XC देखो, XC इज इक्वल टू होता 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा का मान 10 के घात 3 और C का मान कितना है, चेक करो, 2 गुणे 10 के घात -6। तो अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा, 2 से इसको भाग कर देंगे 0.5 और बटे में 3 में से 6 गए, नीचे ऊपर गया 10 की घात 3, मतलब सीधे सीधे आ गया 500 ओम, XC हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेल, और क्या निकल आया, XC। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक्सेल और XC का मान आ गया, एक्सेल का मीन्स, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया, आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो, आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके। ठीक है, देखो अनुनाद की स्थिति में आप जानते हैं, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट कितना, L और C मान रख लो, 2 गुणे 3.14 अंडर रूट L का मान कितना है, देखो 20 गुणे 10 के घात -3, और गुणे C का मान कितना है, C 2 गुणे 10 के घात -6। कैलकुलेशन कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, देखो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, तीसरी स्थिति, तो Z बराबर क्या होता है, हाँ अनुनाद की स्थिति में Z बराबर पूछा गया ना आपको, अनुनाद की स्थिति में R बराबर R² बराबर क्या होता है, XL - XC। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर किसके हो जाएगा, XC के। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद स्थिति में मतलब ये क्या हो जाएगा आपको, Z बराबर अंडर रूट R² प्लस XL - XL का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, मतलब Z बराबर किसके हो जाएगा, R, अर्थात R का मान कितना है, 1 किलो ओम। ये हो गया, तीनों बातें जो पूछी गई थी सब निकल आई हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 7 था, लगा लीजिए, ये था सवाल नंबर 7। आगे देखिए, चलिए देखिए अब सवाल नंबर 8 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 है, लिखा है एक चित्र बना हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। देखो दो लेंस रखें, उत्तल लेंस रखें थोड़ी दूर दूर पर, है एक वस्तु रखी है, ये देखो यहाँ पर, है कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर पर। इसकी फोकस दूरी है आपके पास, F1 है आपके पास 10 सेंटीमीटर, F2 है आपके पास कितना, 12.5 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस है आपके पास 30 सेंटीमीटर। ये आपको सवाल में दिया गया है। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के बाईं और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस है। चित्र में देखें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखें, शुरू करें। देखिए अगर ध्यान दें तो यहाँ से देखो, पहले ये आपको रखा है तो प्रथम लेंस के लिए, सबसे पहले प्रथम लेंस के लिए अगर देखें, प्रथम लेंस के लिए एक अच्छा सवाल है। ये एक प्रकाश किरण इस पर जाकर ऐसे पड़ी। अब देखो ये जानी कहाँ से चाहिए, कहाँ पर इमेज बनाएगी वो अलग बात है। एक प्रकाश किरण इस पर पड़ी और एक ये फोकस से निकल गई। अब इमेज कितनी दूरी पर बनाएगी ये देखने वाली बात है। ठीक है, अभी मत बनाइए, इमेज कंप्लीट मत करिए अभी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो प्रथम लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू 1/v है और माइनस 1/ कितना u। अब देखो ये होता फार्मूला, तो v का मान तो आपको पता लगाना है, u बराबर है -20 सेंटीमीटर। ठीक, और f1 बराबर आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर प्लस का, तो 1/10 बराबर 1/v और माइनस 1/20। अगर 1/ इसको v डैश कह लो, क्या कह लेंगे v डैश। ठीक,
तो 1/v' क्योंकि फाइनल इमेज नहीं होगी, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे 1/10 माइनस 1/20, हल करेंगे तो 20 है और 2 माइनस 1 मतलब 1/20, अर्थात v' बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं बनाएगी, है ना, ये बनाएगी इमेज अपोजिट। तो ये हो गई आपके पास क्या, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आई इमेज। इसको इमेज नहीं आई डैश कह लेंगे, ठीक है। अब चूंकि यह आई डैश जो है वह द्वितीय लेंस के लिए, किसके लिए, द्वितीय लेंस के लिए किसका कार्य करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी, ठीक। अब द्वितीय वस्तु के लिए आभासी वस्तु का मतलब ये डिस्टेंस आपके पास कितनी बची 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर अभी भी अपोजिट है, तो द्वितीय लेंस के लिए आप देख ले सकते हैं यहाँ से, द्वितीय लेंस के लिए आप क्या कहेंगे इसको, द्वितीय लेंस के लिए u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब देखो 1/f2 हो जाएगा 1/b माइनस 1/u, 1/f2 का मान 12.5 बराबर 1/v और प्लस के 1/ कितना 10, ये हो गया 10 है, 5 दूनी 10 और 25 पंचे 125, पक्षांतर कर देंगे तो 1/v बराबर 2/25 माइनस 1/10, मतलब ये हो गया आपका 50 एलसीएम, तो 25 दून 50 4 और 10 पचे 50 5 है ना, देखो 10 पचे 50 4 25 होगा, ठीक है 4 मतलब 1/v बराबर माइनस 1/50। मतलब ये हो गया कि v जो है वो कैसा बनेगा, v बराबर आ गया 50, वो भी किसका माइनस का। तो प्रकृति कैसी होगी, देखो पहली बात तो आभासी होगी, है ना, कैसी होगी आपकी आभासी, यही तो पूछा गया सवाल में ना, कहा गया कितनी दूरी पर और कितना आभास कैसा बनेगा, तो ये कितनी दूरी पर बनेगा आभासी बनेगा, ठीक है। देखो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, तो पहली बात तो ये होगी कि यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा पीछे, क्या बनेगा आपका 50 सेंटीमीटर, और क्या बनेगा प्रकृति कैसी होगी, हाँ तो अब बताया तो आभासी होगी, ठीक। और फिर 50 सेंटीमीटर दूर बनेगी इधर पीछे की ओर, आवर्धन क्षमता आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि v अपान क्या होता है, m इजिकल टू v अपान यू, ठीक है, v अपान कितना है u। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका सवाल नंबर 7 का था, माइनस का v2 इजिकल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। प्रकृति सीधी होगी, निगेटिव है तो सीधा होगा, आभासी बड़ा और आभासी होगा, ठीक है, बड़ा और क्या होगा आभासी, ठीक। अब देखो आपको अगर देखें भाई ये यहाँ पर बनेगा सीधा बनेगा इधर कहीं जाके, है ना, यहाँ पर बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा 50 सेंटीमीटर, ऐसा बनेगा इसके लिए सीधा, ठीक। तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का v अपान कितना u, नहीं v अपान u होता है, तो v का मान आपके पास 50 और u का मान कितना है, देखो v का मान नहीं माइनस का v अपान u, तो माइनस लगेगा और यहाँ पर u का मान कितना हो जाएगा आपका पहले से, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 10 पचे 50, तो m बराबर माइनस का 5, ठीक, ये आ गया आपका, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए ये हो गया आपका यंग के द्वितीय रेखा चित्र प्रयोग, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और स्थिर वैद्युत गॉस का नियम, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सेट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में कराया जाएगा।